कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं रिश्तों को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक थाना पड़ता है गोला का मंदिर। गोला का मंदिर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है गोवर्धन कॉलोनी, और इसी गोवर्धन कॉलोनी का रहने वाला अमित राजावत। अमित जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो इंदौर में रहकर एक होटल में नौकरी करता है। अमित की पत्नी का नाम है रश्मि, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। अमित का एक ही बेटा है सत्यम, जिसकी उम्र है 15 साल, जो बगल के ही आदर्श कॉलोनी में एक कोचिंग में अपनी पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूँ मैं 6 जनवरी की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल सत्यम हर रोज़ की तरह अपने कोचिंग में तो जाता है, पर वक्त पे घर वापस नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ रश्मि एकदम से परेशान हो जाती है। उसके बाद से रश्मि सत्यम के तमाम दोस्तों के घर पे जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके सत्यम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है, और देखते ही देखते शाम हो जाती है। इसीलिए रश्मि अपने बहन के बेटे राहुल के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो आदित्यपुरम में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। राहुल जब अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है, रश्मि को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और सत्यम की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, साथ ही साथ रश्मि से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, या फिर तुम्हारा बेटा जा कहाँ पे सकता है। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल सत्यम कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण कर लिया गया है। जैसे इस तरह की बात कहता है, पुलिस राहुल से कहती है कि जो भी बातें हैं साफ साफ बताओ। इस पर राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 महीने पहले दरअसल सत्यम के एक कॉलोनी के 3 लड़के हैं, जिनके साथ में सत्यम का झगड़ा तकरार हुआ था, और उन तीनों लड़कों ने सत्यम की बुरी तरीके से पिटाई किया था। उन्हीं लोगों ने सत्यम को अपहरण किया है। राहुल जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को राहुल के बातों में कुछ ज़्यादा दम नज़र नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर अपने तरीके से सत्यम को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, ना तो सत्यम का कुछ मालूम चलता है और ना ही वो अपने घर पे पहुंच पाता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, फिर से राहुल अपनी मौसी को लेकर थाने में जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल जब पुलिस के ऊपर दबाव देता है, बावजूद इसके पुलिस ना तो उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और ना ही उनसे पूछताछ करती है। इसीलिए राहुल अपने इलाके के 2-4 राजनीतिक लोगों से जाकर मुलाकात करता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालवाने लगता है। पुलिस के ऊपर जब दबाव होती है, आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और उनसे सत्यम के बारे में कई तरह का सवाल करती है, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में वो तीनों लड़के सत्यम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन तीनों लड़कों को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 10 जनवरी को सुबह सुबह जौरा थाने के अंतर्गत गांव कुरावली के बगल नहर में एक लड़के का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। चूँकि इधर सत्यम का गुमशुदगी का रिपोर्ट तमाम थानों में इतला कर दी गई थी, इधर जौरा थाने पुलिस को जैसी वो डेड बॉडी मिलती है, इस बात की जानकारी गोला के मंदिर थाने में देती है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलती है, पुलिस तुरंत ही राहुल और उसकी मौसी रश्मि को लेकर के जौरा थाने में जाती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है। रश्मि जब उस डेड बॉडी को देखती है, देख करके शिनाख्त कर लेती है। दरअसल मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्यम ही था। रश्मि जैसे ही अपने बेटे को इस अवस्था में देखती है, देखकर चीख चीख करके रोने लगती है। उसके बाद से पुलिस अब इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले आदर्श कॉलोनी के उस कोचिंग में जाती है जहां पे सत्यम अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पुलिस जब सत्यम के कोचिंग में जाती है तो मालूम चलता है कि 6 जनवरी को सत्यम अपने कोचिंग में आया ही नहीं था। दरअसल इससे पहले राहुल पुलिस वालों को बता चुका था कि मैं खुद अपनी कार से
सत्यम को उसके कोचिंग के बाहर छोड़ करके आया था। जैसे ही पुलिस को मालूम चलता है कि सत्यम अपने कोचिंग में नहीं पहुंचा था, पुलिस को अब कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सत्यम जिस कोचिंग में पढ़ता था उसके आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। रिकॉर्डिंग जब चेक करती है तो उस रिकॉर्डिंग में ना तो राहुल दिखाई देता है और ना ही कहीं उसकी कार दिखाई देती है, जिसकी वजह से पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद राहुल सत्यम की हत्या के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस अब राहुल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर राहुल से सत्यम की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो राहुल इधर उधर की बात करना शुरू करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राहुल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। सत्यम के पिता अमित, जो कि इंदौर में रहकर अपनी नौकरी करता था, लेकिन घटना से ठीक 3 महीने पहले अमित का पूरा परिवार इसी आदित्यपुरम में एक किराए के कमरा में रहता था, जहां पे रश्मि अपने बेटे सत्यम के साथ रहती थी और सत्यम वहीं से आदर्श नगर कॉलोनी में अपनी पढ़ाई करता था। दरअसल राहुल जो रश्मि के दूर के रिश्ते में लगने वाली बहन का बेटा है, जो मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है। इसीलिए अक्सर राहुल भी सत्यम से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे जाते रहता था। लेकिन राहुल की जैसे ही ग्वालियर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से राहुल भी इसी आदित्यपुरम में आ जाता है, एक किराए का कमरा लेकर वहीं से अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन आदित्यपुरम में जब किराए का कमरा में रहता है, एक दिन रश्मि अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है क्यों ना राहुल को अपने ही घर पर रख लेते हैं, क्योंकि राहुल अगर हमारे घर पर रहेगा तो सत्यम को भी पढ़ाई में काफ़ी हद तक मदद करेगा। रश्मि जब इस तरह की बातें कहती है, अमित भी राहुल को अपने घर पर रहने का इजाज़त दे देता है। उसके बाद से राहुल अपने मौसी के साथ ही रहने लगता है। इधर अमित, जो इंदौर में रहकर के नौकरी करता है, 4-6 महीने में 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर पे रहता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन अमित जब 1 सप्ताह अपने घर पे भी रहता है, चाह करके भी पूरा समय अपनी पत्नी को नहीं दे पाता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन अमित अपने घर पे आता है, 1 सप्ताह घर पे रहने के बावजूद भी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है। जिस दिन वापस अपने इंदौर जाने के लिए तैयार होता है, उसी दिन ही रश्मि अपने पति से झगड़ा कर बैठती है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार होता है, वहाँ पे राहुल भी खड़ा होकर दोनों की बातें सुनता है। अमित जब वापस इंदौर चला जाता है, राहुल अपनी मौसी से पूछता है कि तुम मौसा जी से झगड़ा क्यों कर रही थी। इस पर रश्मि आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और राहुल को तुरंत ही जवाब देती है कि जब तुम शादी कर लेना, अपनी पत्नी से कभी दूर मत रहना। जैसी इस तरह की बातें कहती है, सुनकर राहुल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार उसकी मौसी से झगड़ा क्यों कर रही थी। राहुल को जैसे ही अपनी मौसी की कमजोरी मालूम चल जाता है, कहीं ना कहीं राहुल की भी नीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसके बाद से राहुल जब भी अपनी मौसी की तरफ देखता है, अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देख करके रश्मि को भी समझने में देर नहीं लगता है कि राहुल उसे चाहता क्या है। और आखिरकार एक समय ऐसा भी आता है जब एक दिन मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है और रश्मि के घर के अंदर ही रश्मि और राहुल के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद से रश्मि इस प्रकार से खुश रहने लगती है कि उसके बाद जब भी उसका पति घर पे आता है, अब रश्मि और राहुल इंतजार करने लगते हैं कि आखिरकार अमित वापस इंदौर कब जाएगा। दरअसल रश्मि का जब राहुल के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी अमित को कभी नहीं मालूम चलता है, क्योंकि रश्मि का बेटा सत्यम जब अपने कोचिंग में चला जाता है, उसके बाद से रश्मि राहुल को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस तरह का नज़ारा जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और धीरे धीरे ये बात अमित के कानों तक पहुंच जाती है। अमित को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, जब वो घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी को काफ़ी फटकार लगाता है। साथ ही साथ आदित्यपुरम से अपना घर खाली कर देता है और इसी गोवर्धन कॉलोनी में अपना किराए का कमरा ले लेता है, जहाँ पे रश्मि अपने बेटे के साथ रहने लगती है। साथ ही साथ राहुल को हिदायत दे करके जाता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने बेटे से भी कह करके जाता है कि अगर राहुल कभी भी हमारे घर पे आता है तो मुझे बताना ज़रूर। रश्मि जब गोवर्धन इलाके में आकर रहने लगती है, इस वजह से रश्मि और राहुल का कभी भी मुलाकात नहीं हो पाता है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। आखिरकार राहुल से जब बर्दाश्त नहीं होती है, एक दिन हिम्मत जुटा करके रश्मि से मुलाकात करने के लिए सुबह सुबह उसके घर पे चला जाता है। लेकिन राहुल जब रश्मि के घर पे पहुंचता है, उस टाइम रश्मि का बेटा सत्यम घर पे मौजूद नहीं था।
इतने दिनों के बाद रश्मि जब राहुल को देखती है, देखकर इस प्रकार से खुश हो जाती है कि तुरंत ही उसका हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर लेकर जाती है और दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों की हवस पूरी हो पाती, थोड़ी देर में सत्यम अपने घर पे पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। रश्मि और राहुल जब अपने सामने सत्यम को देखते हैं, देखकर एकदम से डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल सत्यम को लेकर मार्केट में जाता है, उसे कुछ खिलाता है और खिलाते हुए ही सत्यम से कहता है कि इस बारे में तुम अपने पापा को कुछ भी मत बताना कि मैं तुम्हारे घर पे आया था और तुम्हारी मम्मी से मिला था। इस पे सत्यम राहुल को जवाब देता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। राहुल भी सत्यम से कहता है जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इस पे सत्यम राहुल से कहता है कि फ़िलहाल मुझे 2000 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। राहुल उसी वक्त ही 2000 रुपये निकाल करके सत्यम को दे देता है। सत्यम को मार्केट में ही छोड़ देता है और सीधे फिर से रश्मि के घर पे पहुंचता है और जा करके कहता है कि सारे मसले का हल हो गया है। दरअसल सत्यम हमारे बारे में कभी भी तुम्हारे पति से नहीं बताएगा। उसके बाद से राहुल जब भी रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, सत्यम जब घर पे होता है कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है क्योंकि सत्यम भी इधर राहुल से अब बदले में तरह तरह की डिमांड करने लगता है। एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए मोबाइल खरीद दो। मोबाइल की जब डिमांड करता है, राहुल तुरंत ही मार्केट में जाता है और सत्यम के लिए 20,000 रुपये का एक मोबाइल भी खरीद कर ला कर दे देता है। लेकिन धीरे धीरे सत्यम के लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए एक बाइक खरीद दो। बाइक की जब डिमांड करता है, ये सुन करके राहुल भी एकदम से परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार लाख रुपये का बाइक खरीद करके सत्यम को कहाँ से लाए, क्योंकि चाह करके भी राहुल लाख रुपये का इंतजाम नहीं कर सकता था। अब राहुल को डर सताने लगता है कि अगर मैंने सत्यम को बाइक खरीद करके नहीं दिया, उसके और रश्मि के बारे में जो कुछ भी बातें हैं सब कुछ अपने पिता को बता देगा। राहुल इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे अब सत्यम को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन सत्यम को जब इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इस बारे में रश्मि को कुछ भी नहीं बताता है। 6 जनवरी को सुबह सुबह राहुल जब रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, उस वक्त सत्यम भी अपने घर पे ही मौजूद था। राहुल सत्यम से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिल लेता हूँ। लेकिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए पहले बाइक खरीद करके लाओ। इस पर राहुल सत्यम से कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ और फिर बाइक खरीदने के लिए चलते हैं। सत्यम अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद से राहुल और रश्मि कमरे में जाते हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल जब रश्मि के घर से निकलता अपनी कार लेकर के बाहर जाता है और सत्यम को अपनी कार में बिठा लेता है। वहाँ से सीधे जौरा पहुँच जाता है। दरअसल जौरा में ही राहुल के एक बुआ का बेटा है जिसका नाम है सुमित। राहुल अपने षड्यंत्र में सुमित को भी शामिल कर चुका था। हालांकि सुमित भी इस काम को करने के लिए राहुल के सामने एक शर्त रखा था। सुमित ने राहुल से कहा था कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो फिर तुम्हें मुझे भी रश्मि के साथ कुछ पल बिताने का मौका दोगे और तुम्हें इस बारे में रश्मि से खुद बातचीत करनी होगी। राहुल सुमित का ये शर्त भी मान चुका था। राहुल सत्यम को लेकर सीधे सुमित के घर पे जाता है। सुमित को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता और फिर तीनों इसी कुरावली गांव के बगल नहर किनारे पहुंच जाते हैं। दरअसल राहुल सत्यम से कहता है कि जिसको मैंने कर्ज दिया है वो पैसा लौटाने मुझे यहीं पर आएगा। नहर के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे सुनसान जगह देखते हैं, मौका देख करके सुमित और राहुल दोनों मिल करके सत्यम को नहर के अंदर धक्का दे देते हैं। दरअसल सत्यम को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से पानी में उसकी मौत हो जाती है। सत्यम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से राहुल और सुमित वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राहुल के तहरीर पे उसके बुआ के बेटे सुमित को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब दोनों को हिरासत में ले लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सत्यम की मां रश्मि को मालूम चलता है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि राहुल ने इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा लिया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है धीरज कुमार। धीरज कुमार जो मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है करतार सिंह दिनकर। करतार सिंह दिनकर जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर है
मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जो हसनपुर जिला समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर जान आलम। डॉक्टर जान आलम जो गांव पिपरिया जिला कटनी के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।